नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर यूपीएससी, यूपीपीएससी में, सिविल सर्विसेज में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिक्षमता क्यों लाया गया, क्यों जरूरी हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी। साथ ही साथ हम लोगों ने हाउ टू लर्न एंड रीड इथिक्स के बारे में चर्चा करा कि इथिक्स को हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि यूनिट 1 अगर आपकी समझ में आ गया तो यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 चारों आपके समझ में आ जाएगा। और मैंने बताया था कि यूनिट 1 जो है, यूनिट 5 का क्या है, सहोदर भाई है, सगा भाई है। ठीक है, और 6 और 7 में क्या हुआ है, इन दोनों का इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, अब आज हम लोग सीधे टॉपिक पर पहुंचेंगे। पहला यूनिट देखेंगे। पहले यूनिट में क्या है, पहला यूनिट नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। हमने पहले से ही टॉपिक को लिख दिया है, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मतलब इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके बाद क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ठीक है, इंसेंस, डिटरमाइनेंट एंड consequences of ethics in human actions। ठीक है, फिर क्या है, इसके निर्धारक एवं परिणाम, इसके निर्धारक एवं परिणाम। फिर आगे क्या है, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ठीक है, तो डिमाइनेशंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नीति शास्त्र को जानने से पहले हम लोग किसको जानेंगे, नीति शास्त्र को पहले हम जानेंगे, तब हम मानवीय मूल्यों को जान सकते हैं। जब तक मैं नीति शास्त्र को नहीं जानूंगा तब तक मैं इसके मानवीय मूल्यों का या इसके जो मानवीय संबंध है उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, नीति शास्त्र के बारे में हम जानेंगे, मतलब कि इथिक्स। नीति शास्त्र जो एक रीति रिवाज के रूप में प्राचीन काल से जाना जाता था। ठीक है, जो आज हमारे पारंपरिक मूल्य या आप उसे कह सकते हैं नैतिक मूल्य का रूप ले लिया। ठीक है, जिनके बिना ना तो एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, ना ही सत्यनिष्ठा परक लोक प्रशासन का ही निर्माण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिना नैतिक वैल्यू के, बिना नैतिकता के ना तो एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है, ना ही एक सत्यनिष्ठा परक लोक प्रशासन का। ठीक है, यहाँ यह भी जानना आप लोगों को समीचीन होगा कि वर्तमान समाज में सभी के अपने अपने क्या हैं, अलग अलग पारंपरिक या नैतिक मूल्य होते हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों में क्या, उचित, अनुचित, उचित, शुभ, अवांछनीय, देखिए, उचित, शुभ, वांछनीय मूल्य को ही क्या कहा है, धारण करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई है। नीति शास्त्र की उत्पत्ति, नीति शास्त्र की उत्पत्ति। ठीक है, नीति शास्त्र, इथिक्स अंग्रेजी वर्ड है, क्या है, इथिक्स। इथिक्स जो है क्या है, अंग्रेजी वर्ड है। इथिक्स का जो है, इथिक्स अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा, किसकी, यूनानी भाषा, किससे, इथिका,
यूनानी भाषा इथिका के इथिका के यथोक भाषा, किससे? यूनानी भाषा इथिका के यथोक भाषा से क्या है? उत्पन्न है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, या इसी को हम क्या कहते हैं? परंपरा। जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज या परंपरा। इसे जो है, इसे क्या कहता है? इसे नीति विज्ञान, इसे क्या कहते हैं? इसे हम नीति विज्ञान, या इसी को हम क्या? मोरल क्या? फिलॉसफी। मोरल फिलॉसफी मतलब कि नैतिक दर्शन। ठीक है, इसी को हम मोरल फिलॉसफी या नैतिक दर्शन कहते हैं। अब देखेंगे कि जो मोरल शब्द है, ये जो है मोरल शब्द है, ये मोरल शब्द लैटिन भाषा, किससे? लैटिन भाषा, कौन सी? लैटिन भाषा मोरेस, किससे? लैटिन भाषा मोरेस से, मोरेस से क्या है? उत्पन्न है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज या परंपरा। इसका भी अर्थ क्या है? रीति रिवाज या परंपरा। ठीक है, इसका भी अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज या परंपरा। परंपरा ही नैतिकता है। यही परंपरा क्या है? यही परंपरा नैतिकता है। ठीक है, यही परंपरा क्या है? नैतिकता है। लेकिन जब परंपराएं, ठीक है, या जब ये परंपराएं हैं क्या? रूढ़िवादी हो जाएं, जब परंपराएं रूढ़िवादी हो जाती हैं तो क्या होती? समाज के लिए जब परंपराएं रूढ़िवादी हो जाती हैं तो समाज में क्या? समाज के लिए घातक होती है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ नैतिकता का क्या होता है? क्षरण होने लगता है। जब क्या होती है? रूढ़िवादी हो जाती है तो क्या होती है? समाज के लिए घातक होती हैं। और जब घातक होती है तो क्या होता है? तब समाज में जो है, समाज में क्या होता है? नैतिकता का क्या हो रहा है? क्षरण होने लगता है। ठीक है, तब यहां नैतिकता का क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर हमने नैतिकता को या इथिक्स को जान लिया और क्या रीति रिवाज या परंपरा, तो हमको परंपरा को भी जानना है। ठीक है, हमको परंपरा को भी जान लेना चाहिए। परंपरा, अब परंपरा क्या है? ठीक है, परंपरा क्या है? परंपरा रीति रिवाज के अंग्रेजी शब्द, परंपरा रीति रिवाज के अंग्रेजी शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द क्या? अंग्रेजी शब्द ट्रेडिशन, अंग्रेजी शब्द ट्रेडिशन से बना है, जो लैटिन भाषा, जो लैटिन भाषा ट्रेडर, जो लैटिन भाषा ट्रेडर से बना है। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य होता है या जिसका अभिप्राय क्या होता है? लेन देन। जिसका अभिप्राय क्या होता है? लेन देन। ठीक है, लेन देन या आदान
प्रदान, लेन देन या आदान प्रदान, जिसका तात्पर्य होता है लेन देन या आदान प्रदान। लेन देन से मिले संस्कार को ही क्या कहते हैं? लेन देन से मिले संस्कार को ही हम क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। लेन देन से जो हमें संस्कार मिलते हैं उससे हम नैतिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जान लीजिए, कौन? मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद। अब आप देखेंगे मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है। क्या? यज्ञ एक टूटी नौका के, यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है। साथ ही साथ क्या कहा गया इसमें? सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। यही हमारी क्या है? यही हमारी परंपरा है। और ये परंपरा हमें क्या शिक्षा देती है? यही हमें शिक्षा देती है कि आप ज्ञानवान बने, आप ज्ञानवान बने। और अगर आप कर्मकांड के सहारे जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक कर्मकांड क्या है? एक कर्मकांड एक टूटी हुई, यज्ञ कर्मकांड एक टूटी हुई नौका के समान है जो कभी भी डूब सकती है। अगर नौका टूटा है और नदी में है तो पानी नीचे से आ जाएगा तो कभी भी वो डूब जाएगी। जैसे पानी का प्रेशर बढ़ेगा वो डूब जाएगी। और आगे आप देखेंगे इसी के साथ ही साथ मौर्य वंश का प्रतापी शासक एक है, कौन? अशोक। मौर्य वंश का प्रतापी शासक कौन है? मौर्य वंश, वंश का शासक कौन है? अशोक। ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को यूनिट 1 आ गया तो आप जान लीजिए कि इथिक्स और इथिक्स की केस स्टडी यूं सॉल्व करेंगे चुटकियों में, कोई रोक नहीं पाएगा। फिर 100% आपका जो नंबर आएगा 150 प्लस माइनस 10 रहेगा। 150 प्लस माइनस 10, इससे कम नहीं हो सकता। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिए अशोक क्या करता है? अशोक अपने शिलालेख में क्या चलाता है? अशोक अपने शिलालेख में धम्म चलाता है। क्या? शिलालेख में क्या चलाता है? धम्म। ठीक है। और आप देखिए कि तथा वो स्वयं प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कि धम्म क्या है? वो स्वयं प्रश्न करता है कि धम्म, ये धम्म क्या है? कौन? अशोक। अशोक स्वयं पूछ रहा है कि धम्म क्या है। और फिर वो कहता है, क्या कहता है? धम्म उसके नैतिक विचार हैं। ये धम्म क्या है? धम्म जो है अशोक के नैतिक विचार है। धम्म जो है अशोक के नैतिक विचार है। फिर आप देखेंगे कि वह जो है दूसरे शिलालेख में कहता है। क्या? दूसरे शिलालेख में कहता है, दूसरे शिलालेख में क्या कहता है? दूसरे शिलालेख में कहता है कि कियम चु धम्मे। क्या कहता है? कियम चु धम्मे, अर्थात कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? और इसका उत्तर भी स्वयं देता है। क्या देता है? अपासिनवे। ध्यान दीजिएगा, क्या देता है? अपासिनावे। ठीक है।
अपासिनावे बहुकयाने, अपासियाने बहु कयाने, अपासियाने बहुकयामे दया दाने, क्या दया दाने, दया दाने, अपासियाने बहुकयाने दया दाने सचे सोचे, सचे सचे सोचे, सचे सोचे सोचे माधवे साधुवे, साधुवे माधवे चा, क्या सोचे साधुवे माधुवे चा। ठीक है, क्या कहता दूसरा शिलालेख में, कहता है कि यम जो धम्म में, धम्म क्या है, और फिर उत्तर देता है, क्या देता है, अपासिनावे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे साधुवे माधुवे चा, मतलब कि अपासिनावे, अब आप समझिएगा, अपासियानु अर्थात बहुतों का अल्प, अपासियाने अल्प पाप हो, अल्प पाप, बहुकयाने बहुतों का कल्याण, ध्यान दीजिएगा, अपासियाने अल्प पाप, बहुकयाने बहुतों का कल्याण, दया दाने आप जाने रहे हो दया दान, सचे सोचे मतलब कि सचे सोचे मतलब सत्य सोचना चाहिए, और साधुए माधुए, और साधुए माधुए मतलब साधुए साधुता होनी चाहिए, मधुरता, ये सब क्या है, नैतिकता है, और यही नैतिकता अशोक का धम्म है, यही नैतिकता क्या है, अशोक का धम्म है। अब आप देखेंगे कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख सकते हो परीक्षा में, ये आप पॉइंट डालोगे बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको, किसको, धम्म क्या है कि यम चु धम्मे अपासी आवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे साधुए माधुए चा, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो उक्त बातें आप बता रहे हो ये क्या है, ये इतिहासकार कहते हैं कि बौद्ध धर्म की ही अनुकृत मानते हैं, क्या, इसे जो है बौद्ध धर्म की अनुकृति, बौद्ध धर्म की क्या करते हैं, अनुकृत मानते हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर, कौन, एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर, रोमिला थापर का क्या कहती हैं, रोमिला थापर का इसे जो है राज्य का नीति, इसे जो है राज्य की नीति या इसे सिद्धांत मानती हैं, राज्य की नीति या इसे सिद्धांत मानती हैं। तो वहीं कुछ इतिहासकार, ध्यान दीजिएगा, कुछ इतिहासकार इसे क्या मानते हैं, पुराना पकीती, पुराना पकीती, कुछ इतिहासकार इसे क्या मानते हैं, पुराना पकीती, पकीती मतलब पुराना पकीती, अब ध्यान दीजिए, पुराना पकीती मतलब प्राचीन परंपरा, क्या, पुराना पकीती मतलब प्राचीन परंपरा मानते हैं। और आप जान लीजिए ये परंपरा कहां, ये परंपरा जो वेदों उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है, जो वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें इसको दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा।
अब आप देखेंगे द्वितीय एआरसी की रिपोर्ट। द्वितीय अभी आपको हम नीति शास्त्र बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब नीति शास्त्र आपके समझ में आ जाएगा तो इसके बाद आपको मानवीय सह संबंध समझ में आ जाएगा, मानवीय क्रियाकलाप का साथ सब अभी देखिएगा, मैं सब डिफाइन कर दूंगा और आपको इतना रटा दूंगा, इतना समझा दूंगा कि आपको फिर इथिक्स भूलेगा नहीं। ठीक है, बस ध्यान लगा के 1 घंटे 45 मिनट ध्यान लगा के इसको सुनिएगा। द्वितीय एआरसी की रिपोर्ट, द्वितीय एआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है क्या? इन ला ए मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेटेड द राइट ऑफ अदर्स इन इथिक्स इफ ही ओनली थिंग्स ऑफ डूइंग सो। कौन कहा इसको? इमैनुअल कांट ने कहा है, इसे इमैनुअल कांट ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख दूं, इन लाए मैन, इन लाए, इन साफ साफ लिखूंगे तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। इन लाए, इन लाए मैन इज गिल्टी, ला मैन इज guilty when he violated the right of others in, right of others in। ठीक है, लेकिन इथिक्स क्या करा? इथिक्स इफ ही ओनली थिंग्स, क्या? Ethics if he only thinks of doing so, only thinks of doing so। कौन कहा है? कांट महोदय ने, इमैनुअल कांट। ठीक है, अब आप देखिए, इन ला मैन इन गिल्टी व्हेन ही वायलेटेड हिज राइट ऑफ द अदर्स। मतलब कि इसका मतलब है कि विधि के अनुसार कोई व्यक्ति अपराधी तब होता है जब वह किसी के अधिकारों का क्या उल्लंघन करता है। लेकिन कांट महोदय क्या कर रहे हैं? इथिक्स क्या कर रहा है? नीति शास्त्र क्या कर रहा है? आपके द्वारा अनैतिक कार्य के बारे में सोचने मात्र से क्या होता है? आप अपराधी हो जाते हैं। ठीक है, आप अगर अनैतिक कार्य को केवल मन मात्र में ला लेते हैं, जैसे आपको भूख लगी हो और आपके दिमाग में आ जाए कि इस होटल से मैं खाना जबरदस्ती ले लूं, मेरे पास एक गाड़ी मेरे पास हो जाती, ये अपराध हो गया। कितना मतलब इतना टाइट। बाद में वो दूसरी बात है कि बाद में कांट महोदय परिवर्तन लाते हैं और कुछ अपने 5 जो है आधार बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्या है? यही जो है विधि की नैतिकता है, यही जो है विधि की नैतिकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अब आप जानिए, ये जो मेरे विचार में, मैं दूसरे को नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मेरे विचार से ये जो एआरसी की रिपोर्ट में कांट के विचारों को रखा गया, ये नहीं रखना चाहिए था।
यहां अब हीगल के आत्मपूर्णतावाद, यहां जो है हीगल का आत्मपूर्णतावाद की बात करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, क्या पूछा गया? विधि और नैतिकता में अंतर बताइए। ध्यान दीजिए, विधि और नैतिक पचास शब्दों में लिखने के लिए आया है, 50 वर्ड में लिखने के लिए आया है। यूपीएससी में पूछा गया था, विधि और नैतिकता में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर देख लीजिए। इन लॉ a man is guilty when they violated the rights of others in ethics is he only thinks of doing so। स्पष्ट हो गया। अब देखिए फिर बाद में कांट महोदय द्वारा 5 सूत्र लेके आया गया। ठीक है, 5 सूत्रों की चर्चा मैं बाद में करूंगा जब मैं 5वां यूनिट आपको पढ़ाऊंगा। और फिर उनके द्वारा एक नई परिभाषा दी गई। क्या दी गई नई परिभाषा? जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल साधन मात्र नहीं समझना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को केवल साधन मात्र नहीं समझना चाहिए। वह आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि साध्य क्या होता है? साध्य जो है, साध्य क्या होता है? साध्य राजा होता है। और यही क्या, यही राजा आपका टारगेट है। यूपीएससी क्वालिफाई करना क्या है? आपका साध्य है। यूपीपीएससी क्वालिफाई करना आपका साध्य है, आपका टारगेट है। साधन जो भी हो, देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। हां, मानव कल्याण हो, अभी आगे बताऊंगा जब साधन साध्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आधुनिक अर्थों में नीति शास्त्र, अब आधुनिक अर्थों में अगर हम नीति शास्त्र की चर्चा करते हैं तो इसे हम क्या, हमने बताया ना कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नीति विज्ञान या इसे हम मानकीय नीति शास्त्र कहते हैं। इसे हम मानकीय नीति शास्त्र कहते हैं। क्या? मानकीय नीति शास्त्र। ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। मानकीय नीति शास्त्र कहते हैं क्या? नॉर्मेटिव साइंस। इसे हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कुछ मानकों एवं आदर्शों या सिद्धांतों के आधार पर, कुछ मानकों एवं आदर्शों या सिद्धांतों के आधार पर मानव के कर्मों का मूल्यांकन कौन करता है? नीति शास्त्र। मानकीय नीति शास्त्र क्या करता है? कुछ मानकों एवं आदर्शों के आधार पर मानव के कर्मों का मूल्यांकन करता है। और यही क्या है? यही निर्धारक है, जिसे फिर हम आगे निर्धारक को बताएंगे, आगे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम इस समझ में आ गए यहां तक। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मानवीय सहसंबंध। क्या पढ़ेंगे? मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? मानवीय सहसंबंध। दूसरा हम पढ़ेंगे मानवीय सहसंबंध। और आप ये देखेंगे कि मानवीय सहसंबंध, इसमें नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसको देखेंगे कि आवश्यकता जो है क्यों पड़ी। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है? अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक
प्राणी है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और एक दार्शनिक है कौन? अरस्तु ने इसको कहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसके जीवन के क्या हैं? उसके जीवन के दो पहलू हैं। कौन कौन से? उसके जीवन के दो पहलू हैं। क्या? पहला है निजी जीवन, दूसरा क्या है? सार्वजनिक जीवन। निजी और सार्वजनिक जीवन, इसके दो पहलू हैं। अब आप देखेंगे कि मनुष्य की अपनी क्या होती है? अपनी इच्छा होती है, अपनी आकांक्षा होती है, लालसा होता है, स्वार्थ होता है, अभिलाषा होता है। क्या होता है? अपनी क्या होती है? इच्छा है, लालसा है, अभिलाषा है, आकांक्षाएं हैं। ठीक है, इच्छा, लालसा, अभिलाषा, आकांक्षा, स्वार्थ को भी रखिए। ये सब जो है मनुष्य की क्या है? मनुष्य के अपने निजी जीवन के पहलू हैं। उनके जीवन में उनकी इच्छा होती है, लालसा बढ़ती है, अभिलाषा बढ़ती है, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, स्वार्थ आदि को पाने के चक्कर में क्या करता है? यहां नैतिकता का क्या होने लगता है? हास होने लगता है। यहां नैतिकता का हास होने लगता है। अब आप ध्यान से दीजिएगा, जब यहां नैतिकता का हास होगा तो क्या होगा? जब यहां पर नैतिकता का हास होगा, जब नैतिकता का हास होगा तो नैतिकता के हास होने के कारण समाज में परस्पर भेद या विरोध होगा। क्या होगा? समाज में क्या होगा? परस्पर भेद या क्या होगा? भेद या विभेद होगा। और जब यही नैतिकता का हास होगा, समाज में परस्पर क्या? जब आपकी आकांक्षाएं बढ़ेंगी, आपकी अभिलाषा बढ़ेगी, ठीक है, आपकी क्या इच्छा होगी, लालसा बढ़ेगी, अभिलाषा बढ़ेगी, आकांक्षाएं बढ़ेंगी, स्वार्थ आड़े आएगा। ठीक है, जब ये सब होगा तो क्या होगा? ये सब समाज में परस्पर विभेद पैदा करेगा। और यही विभेद क्या होगा? तब जब विभेद पैदा होगा तो संघर्ष की स्थिति बनेगी। क्या बनेगी? यही जो है संघर्ष की स्थिति बनेगी, या संघर्ष हो भी सकता है। संघर्ष होगा। कैसे होगा? संघर्ष कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, यही फिक्स है। संघर्ष कैसे होगा? संघर्ष होगा, आपकी लालसा बढ़ेगी, आपकी आकांक्षाएं बढ़ेंगी कि मेरे पास 10 फ्लैट हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, मेरे पास बहुत पैसे हो जाए। जैसे मैं यहां आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, फिर बाद में दूंगा। किसका? मार्क्स का। मार्क्स क्या कहता है? मजदूर संघर्ष, मजदूर एक हो जाओ। क्यों? उनको लगा कि यहां समाज में नैतिकता का हास हो गया है। एक व्यक्ति हमारे मेहनत पे बहुत ऊपर चला जा रहा और हमको क्या कर रहा? हमको नाले में रख रहा है, हमको कचरे में रख रहा है, हमारा शोषण कर रहा है और कुछ टॉप पे पहुंच जा रहा है। क्या होगा? वहां संघर्ष शुरू हो जाता कि नहीं हो जाता? तो जब संघर्ष होगा, संघर्ष कैसा होगा? यह संघर्ष जात के नाम पे हो सकता है, धर्म के नाम पे हो सकता है, संसाधन के नाम पे हो सकता है। किसके? यह संघर्ष जो है किस पे हो सकता है? जात के नाम पर हो सकता है, धर्म के नाम पे हो सकता है। जाति, धर्म, लिंग या संसाधन या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ठीक है, कोई अन्य कारण भी हो सकता है जिससे क्या होगा? संघर्ष होगा। अब आप देखेंगे जब संघर्ष होगा तो क्या होगा? जब संघर्ष होगा तो क्या होगा? समाज में, सामाजिक जीवन में एक दूसरे के बीच में क्या पैदा होगा? असामंजस्य पैदा होगा,
वैमनस्यता पैदा होगा। अब इसी असामंजस्य या वैमनस्यता को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? दूर करने के लिए और मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, जो मनुष्य का जीवन अव्यवस्थित हो चुका है, जो मनुष्य का जीवन अव्यवस्थित हो चुका है, उसी को व्यवस्थित करने के लिए क्या? नैतिकता की आवश्यकता पड़ेगी, मोरल फिलॉसफी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मोरल फिलॉसफी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे, समझ में आ गया ना? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे देखिए। अब सार तत्व, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, हमने इसको पढ़ लिया। नीति शास्त्र मानवीय शास्त्र संबंध, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। ये दोनों एक ही मानिएगा। तीसरा क्या है? तीसरा सार तत्व। अब यहां हम देखेंगे कि मनुष्य के कर्मों के भी क्या होते हैं? दो रूप होते हैं। मनुष्य के कर्मों के क्या होते हैं? दो रूप होते हैं। ठीक है, मनुष्य के कर्मों के दो रूप होते हैं। ठीक है, सार तत्व, कर्म के दो रूप। अब दो रूप कौन कौन है? सचेतन, क्या? सचेतन या ऐच्छिक कर्म। पहला क्या है? सचेतन या ऐच्छिक कर्म। दूसरा क्या है? अचेतन, अचेतन या अनैच्छिक। अचेतन या अनैच्छिक। अनैच्छिक कर्म। ठीक है, सचेतन या ऐच्छिक कर्म। सचेतन या ऐच्छिक कर्म होता है, जैसे आप जा रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिरा पड़ा तड़प रहा है, तो आप क्या करते हो? आप वहां, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्य बन जाता है उसको उठाना, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना या पुलिस को सूचना दे देना। ये आपका क्या है? ऐच्छिक कर्म है। ये आपके अंतरात्मा की आवाज से आप कर रहे हो। और अनैच्छिक कर्म क्या होते हैं? नीति शास्त्र में अनैच्छिक कर्मों पर विश्वास नीति शास्त्र नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये अनैच्छिक कर्म क्या होते हैं? ये जबरदस्ती कराए जाते हैं। जबरदस्ती कैसे? मान लीजिए कोई काम हमको आपसे कराना है, आपके कनपट्टी पे मैंने पिस्टल लगा दिया और कहा है भाई काम करो, नहीं करोगे तो मार दूंगा। आपके बच्चे का अपहरण कर लिया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर इतना ज्यादा बना दिया, आपको मजबूर होकर काम करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनैच्छिक कर्म है, अचेतन कर्म है। लेकिन ऐच्छिक कर्म जो होता है, यह स्वतः अंतरात्मा की आवाज के आधार पर किया जाता है। क्या? ये जो है अंतरात्मा, ये अंतरात्मा की आवाज के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र के नीति शास्त्र में जो सार तत्व है, इस सार तत्व, इसके चार प्रमुख सार तत्व हैं। चार प्रमुख सार तत्व हैं। कौन? पहला क्या है? पहला है, हम चारों को लिख दे रहे हैं, फिर हम डिफाइन करेंगे। पहला क्या है? नंबर 1, संकल्प की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? पहला संकल्प की स्वतंत्रता, तो दूसरा वही क्या है? विकल्प।
विकल्प। तीसरा क्या है? विकल्प। तीसरा क्या है? नैतिक चेतना, मोरल कंसाइन। नैतिक चेतना। चौथा क्या है? चौथा है ज्ञान और सामर्थ्य। ज्ञान और सामर्थ्य। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो नीति शास्त्र के सार तत्व तो चार हैं, क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता, विकल्प, नैतिक चेतना, ज्ञान और सामर्थ्य। अब इन चारों में जो सबसे प्रमुख है क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता। ये जो संकल्प की स्वतंत्रता है, इस सार का सार है। ये नीति शास्त्र के सार का सार है। ठीक है। अब ये संकल्प की स्वतंत्रता, संकल्प की स्वतंत्रता में आप क्या ले सकते हो? उदाहरण। आप एक उदाहरण दे सकते हो मां सीता का हरण का, मां सीता के हरण का, कि जब रावण मां सीता का हरण करने जाता है और जाने से पहले छल तो करता है, लेकिन लक्ष्मण एक रेखा खींच देते हैं। वो संकल्प रेखा थी कि अगर इसके अंदर आप गए, अगर इसके अंदर आप जाओगे तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, आप भस्म हो जाओगे। तो क्या करता है? वो छल करता है। उसके बाद ऑप्शन होता है, या तो चला जाए या अंदर जाए और मर जाए। तो क्या करता है? वो मां सीता को ही बाहर बुला लेता है और अपहरण कर लेता है। तो यहां संकल्प की स्वतंत्रता थी। अब आप देखेंगे साथ ही साथ एक और, क्या? अभी लेटेस्ट घटना थी जब पाकिस्तान के कब्जे में हमारा आर्मी जवान कौन? अभिनंदन था। अभिनंदन जब उनके कब्जे में था तो क्या हुआ? मोदी जी ने, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? उन्होंने संकल्प की स्वतंत्रता को दोहराते हुए एक संकल्प ले लिया और क्या किया? अपने मिसाइल्स हिंद महासागर में तैनात करके पाकिस्तान की तरफ मुंह लगा दिया। और उसने कह दिया सबसे कि अगर 24 घंटे के अंदर अभिनंदन, मेरा सैनिक, मेरे देश में वापस नहीं आ जाता है तो मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। अब आप जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन तक हाहाकार मच जाता है। यहां संकल्प की स्वतंत्रता थी। और दूसरा, अब देखिए, यहां ये मोदी की संकल्प था, ये मोदी का संकल्प था कि अभिनंदन आएगा, नहीं तो आप नहीं रहोगे। इमरान के पास, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान है, उसके पास विकल्प था। उसके पास विकल्प था। क्या? पहला विकल्प था अभिनंदन को ना देके युद्ध कर ले, और दूसरा विकल्प था अभिनंदन को वापस करके अपने देश को बचा ले। उसने क्या किया? अब यहां देखिए, देश काल परिस्थिति आ गया। देश काल परिस्थिति और मानव कल्याण के लिए उसने क्या निर्णय लिया? उसने कहा मैं अभिनंदन को वापस कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं अभिनंदन को वापस कर रहा हूं। ये आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ये आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां क्या हो गया? संकल्प की स्वतंत्रता और विकल्प दोनों हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा है नैतिक चेतना। नैतिक चेतना आप जान ही रहे हो, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब चौथा आप क्या है? चौथा है ज्ञान और सामर्थ्य। ज्ञान और सामर्थ्य को भी आप जानते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यह नैतिक चेतना को भी थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे नैतिक चेतना, अभी कोरोना आया था। कोरोना में डॉक्टर्स जो हमारे थे, उन्होंने, उनके अंदर, जिन डॉक्टरों के अंदर नैतिक चेतना थी, उन लोगों ने पीपीई किट पहनकर रेगुलर 12-12 घंटे, 18-18 घंटे ड्यूटी करके अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है। वही है नैतिक चेतना। डॉक्टर्स द्वारा कोरोना में किया गया कार्य।
ठीक है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कोई नैतिक चेतना का। फिर आप ज्ञान और सामर्थ्य, ज्ञान आप जान ही रहे हो, सामर्थ्य, ज्ञान और सामर्थ्य मतलब जैसे आप बहुत बड़े आदमी, बहुत ज्ञानवान हो, सब कुछ ठीक है, अब आपका पड़ोसी गरीब है, आप कोरोना में ही लोगों की मदद कर रहे हो और दरवाजे पे खड़े होकर हंस रहे हो, हे देखो मैंने इतना मदद किया लेकिन मेरा पड़ोसी कुछ नहीं। अरे यार, पड़ोसी कहां से करेगा? आपका सामर्थ्य है, आप दे रहे हो, ये आपके नैतिक कर्तव्य है। आपको अपने पड़ोसी की भी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो असामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान नहीं है। ठीक है, ऐसा कोरोना में बहुत ऐसे वीडियो हमने आपने देखा है कि लोगों ने क्या करा है, प्रोपेगेंडा, थोड़ी सी किसी की मदद करी है तो फोटो लगा के सारे सोशल मीडिया पे दौड़ा दिया, सारे सोशल मीडिया पे दौड़ा दिया था। तो नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी की मदद करो, इस हाथ से अगर मदद करो दूसरे हाथ को ना पता चले। मदद ऐसी होनी चाहिए अगर आप सामर्थ्यवान हो। अगर अभी कोरोना में बड़े बड़े जैसे मुकेश अंबानी थे, अगर ना मदद करते तो लोग उनको गाली देते, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा आदमी है, देश का सबसे बड़ा धनवान आदमी है, मदद के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आप नहीं करोगे मदद तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप खुद मदद के लिए परेशान हो कि आपकी कोई मदद करे। ठीक है, यहां तक आपको कंफर्म हुआ? मैंने बताया ना कि इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता, और संकल्प कैसे होने चाहिए मैंने बता दिया। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हुआ। अब आगे हम देखेंगे क्या, इसके निर्धारक एवं परिणाम। इसके निर्धारक एवं परिणाम। अब आप देखिए, निर्धारक जो है, इसका एक लाइन में अगर आप समझना चाहो, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है मात्र देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय और मानव कल्याण। देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय और मानव कल्याण क्या? अभी मैंने अभिनंदन की बात बता दी, अभी मैंने अभिनंदन की बात बताई। ठीक है, तो इमरान के सामने देश काल परिस्थिति में लिया गया निर्णय था और मोदी जी के पास संकल्प की स्वतंत्रता थी। वो संकल्प ले लिए थे कि अगर अभिनंदन नहीं आया तो पाकिस्तान पे मैं अटैक करूंगा, उसके परिणाम जो भी हो मैं देखूंगा। और सारे अपने जितने ब्रह्मोस थे, अग्नि मिसाइल सब तैनात कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके पास विकल्प रहता है, मानव कल्याण के लिए अभिनंदन की वापसी का विकल्प चुनता है। ठीक है, अब देखिए, निर्धारक आप इसे परिभाषा कह सकते हो। नीति शास्त्र वह मानवीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र वह मानवीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण व ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंधों में उचित, अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय लेने के लिए मापदंड जो है प्रस्तुत करता है। और इस निर्णय के आधार के लिए क्या करता है, उसके कुछ जो है मूल सिद्धांत होते हैं या कुछ उसके मूल मानक होते हैं या आदर्श होते हैं, उसी की वो क्या करता है, स्थापना करता है, उसी की स्थापना करता है। तो ठीक है, अब वो मूलक या वो सिद्धांत या मानक क्या है, इसके बारे में हम लोग मतलब निर्धारक जो है उसका, नीति शास्त्र का जो निर्धारक है वो मूल सिद्धांत क्या है, या उसका मानक क्या है, या उसका आदर्श क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, नैतिक संप्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, नैतिक संप्रत्यय। नैतिक संप्रत्यय या अवधारणा क्या है? नैतिक संप्रत्यय क्या है? शुभ अशुभ, उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, प्रशंसनीय निंदनीय, रीत ऋण। ठीक है, ये क्या है, नैतिक संप्रत्यय। साथ ही साथ क्या है, इसके बाद दूसरा क्या है, सद्गुण। पहला हो गया, दूसरा क्या है, सद्गुण। सद्गुण में क्या आएगा,
सद्गुण जो है सर्वश्रेष्ठ गुण है, या इसे आप कह सकते हो उत्कीर्ण गुण, जो सतत क्या होता है, सतत अभ्यास से आता है, जो सतत अभ्यास से आता है, जैसे साहस, त्याग, संयम, न्याय, प्रेम, मैत्री, शिष्टाचार, ये क्या होता है, अभ्यास से आता है। ठीक है, अगर अभ्यास आप नहीं करोगे तो ना आपके अंदर साहस आएगा, न त्याग आएगा, न संयम आप कर सकते हो, न न्याय आप कर सकते हो, न प्रेम कर सकते हो, न मैत्री कर सकते हो, न आपके अंदर शिष्टाचार रहेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, साधन और साध्य, साधन और साध्य, इसके बारे में भी आगे मैं चर्चा करूंगा। चौथा क्या है, देश काल परिस्थिति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां हम पहले देश काल परिस्थिति पढ़ाएंगे, फिर हम साध्य और साधन पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के यहां पूरक हैं। अभी आप देखिएगा कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पांचवा क्या है, पांचवा है मानव कल्याण, आनंद, आत्म साक्षात्कार। क्या है, मानव कल्याण, या इसी को हम आनंद कहेंगे, आनंद की प्राप्ति, या क्या, या आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, पांचवा। छठा है क्या, छठा है सम्मम बोनम, चरम आदर्श। ये संभव नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, सम्मम बोनम, सम्मम, सम्मम बोनम, क्या, चरम आदर्श। मतलब कि इसको आप ऐसे मान सकते हो जैसे कि हम भाई इस देश की जीडीपी 10 पे लाएंगे, मैं दृढ़ संकल्पित हूं, अब नहीं ला पाए बात दूसरी, तो चरम आदर्श है। या आपका राम राज्य, राम राज्य क्या है, चरम आदर्श है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नैतिक संप्रत्यय को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नैतिक संप्रत्यय। देखिए, चलिए आइए देखते हैं नैतिक संप्रत्यय, मतलब कि मोरल कॉन्सेप्ट। नैतिक संप्रत्यय, पहला मोरल कॉन्सेप्ट, मोरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है ये मोरल कॉन्सेप्ट या नैतिक संप्रत्यय? क्या है, मैंने बताया, सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, वांछनीय, अवांछनीय, प्रशंसनीय, निंदनीय, रीत, ऋण। ठीक है, क्या है, ये नैतिक संप्रत्यय है। और नैतिक संप्रत्यय वह तत्व है जो हमें नैतिकता के संदर्भ में सही, गलत, उचित, अनुचित की तरफ अंतर करने हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। जब हम निर्धारक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करते हैं। ठीक है, जब निर्धारक सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करते हैं, क्या निर्धारक सिद्धांत क्या है, शुभ है, उचित है, वांछनीय है, प्रशंसनीय है, रित है। ठीक है, इसके अनुकूल जब हम आचरण करते हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें अंतर डिफाइन करने के लिए ये प्रेरित करता है, वो है नैतिक संप्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, नैतिक संप्रत्यय। ठीक है, सद्गुण आप जान ही रहे हो, मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, देश काल देश काल परिस्थिति। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, देश काल परिस्थिति, प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान और आने वाले समय को अगर हम देश काल परिस्थिति के संदर्भ में देखें
देश काल परिस्थिति के संदर्भ में देखें तो प्राचीन काल में, उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप लिख सकते हो, जितना मैं बता रहा हूं अगर आपके मस्तिष्क में जा रहा है तो आप उदाहरण के तौर पर लिखेंगे, अच्छा नंबर मिलेगा।